हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के 2022 T20 वर्ल्ड कप कैंपेन के बारे में। वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है और इंग्लैंड ने ये वर्ल्ड कप जीत भी लिया है। फिर आज हम इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं सब बताऊंगा। ना तो मैं कोई क्रिकेटर हूं, ना बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट हूं, बट यस मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूं। सारे इंडियंस की तरह मैं भी क्रिकेट को हमेशा फॉलो करता हूं, बहुत छोटी सी उम्र से देख रहा हूं, तो थोड़ी बहुत समझ है मुझको। और उसी समझ को साथ लेते हुए आज हम इंडिया की हर एक मैच को डिस्कस करेंगे एंड हम ट्राई करेंगे समझने की कि हमने कौन से मैच में क्या गलतियां की हैं। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के पहले मैच का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मेरी लाइफ का सबसे अमेजिंग मैच जो मैंने देखा है आज तक वो ये वाला मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने एक फाइटिंग टोटल दिया था इंडिया को 159 और इंडिया को 20 ओवरों में 160 बनाना था। जैसा इंडिया की बॉलिंग इस मैच में अच्छी थी, उन्होंने ओपनिंग स्पेल में विकेट्स भी ली, मगर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने एक फाइटिंग टोटल इंडिया को दिया। और जब इंडिया बैटिंग करने आया तो ऑफ कोर्स हमेशा की तरह हमारे ओपनिंग पेयर ने सपोर्ट नहीं किया और हम लोग ने अर्ली विकेट लूज किया। एंड देन दैट मैजिकल पार्टनरशिप बिटवीन विराट कोहली एंड हार्दिक पांड्या, ओ माय गॉड, इतनी मेच्योर इनिंग हार्दिक पांड्या के एंड से मैंने नहीं देखी। ऑफ कोर्स एज अ प्लेयर हार्दिक पांड्या ओवर द इयर्स काफी मेच्योर हुए और जब भी जरूरत पड़ी है टीम इंडिया को विराट कोहली ने हर बार उन्होंने हमेशा इंडिया को बचाया है ऐसे करंट सिचुएशन से। बट इस मैच में जो उनकी इनिंग थी, उन्होंने खुद भी कहा कि ये उनके लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी एंड पूरा क्रिकेट वर्ल्ड इस बात से अग्री था कि ऐसी इनिंग्स वंस इन अ सेंचुरी देखने को मिलती है। तो अगेन जैसा हम लोग जानते हैं कि इंडिया का ओपनिंग पेयर फेल हुआ, देन बात आई मिडिल ऑर्डर पे। हार्दिक पांड्या प्लेड अ सेंसिबल इनिंग, विराट कोहली ने बहुत ही संभल के टारगेट किया बॉलरों को। एंड ऑफ कोर्स ये मैच कहीं भी जा सकता था, पाकिस्तान के फेवर में भी जा सकता था, इंडिया के फेवर में भी आ सकता था और ये पेंडुलम पे था, मतलब कभी इस साइड तो कभी उस साइड। मगर यहाँ पे अगर मैं एक चीज बोलूं तो ये मैच हम लोग इजीली स्मूथली जीत सकते थे और इसमें थोड़ा लक फैक्टर भी हमारे फेवर में था। अगर जैसे आप देखेंगे वो नो बॉल जो था, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल नो बॉल था, काफी बातें हुई हैं इस नो बॉल को लेके, वो इंडिया के फेवर में मिला। एंड देन उसके बाद से फ्री हिट पे भी विराट कोहली बोल्ड हुए, बट स्टिल वो बॉल दूर चला गया। एंड देन ऑफ कोर्स उनका गेम अवेयरनेस इतना अच्छा है विराट कोहली का, उन्होंने जल्दी से 3 रन लिए। एंड देन अगेन वो जब अश्विन बैटिंग कर रहे थे, नवाज ने वो लास्ट बॉल डालनी थी और उन्होंने वो वाइड डाल दी, वो भी एक इंडिया के फेवर में था। एंड लास्ट बॉल पे ऑफ कोर्स अश्विन ने एक शॉट मारा और हम लोग ने वो मैच जीत। गेम में मजा तो बहुत आया, मगर क्या ये एक कन्विंसिंग जीत थी टीम इंडिया के लेवल से? पर्सनली आई डोंट थिंक सो। हम ये मैच को और अच्छी तरीके से जीत सकते थे, मगर इवेंचुअली हम लास्ट बॉल पे आके जीते हैं। तो मैं ये बोलूंगा एक लक फेवर था। एंड देन यू हैव विराट कोहली इन योर टीम, यू हैव प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या इन योर टीम, तो उन्होंने ये मैच को संभाल के आखिर तक लेके आया और ये मैच हम जीत गए। अब हम बात करेंगे टीम इंडिया के सेकेंड मैच की, विच वॉज इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स। ये मैच में हमारे ओपनिंग पेयर ने अच्छा खेला। केएल राहुल ने 50 किया, रोहित ने 50 किया, देन स्काई ने भी 50 किया। मगर अगर आप रोहित की बैटिंग देखेंगे, जो उनका क्लास है, जितना उनके पास टाइम होता है एक शॉट को खेलने के लिए, जितने आराम से और स्मूथली वो गेम को आगे लेके जाते हैं, इस इनिंग में वो मिसिंग था। आई वुड से ये इनिंग उनकी थोड़ी सी स्क्रैची थी रोहित शर्मा के लेवल से, बिकॉज वी एक्सपेक्ट अ लॉट बेटर इनिंग फ्रॉम रोहित शर्मा। इसलिए मैं इस इनिंग का फैन नहीं हूं, बट समहाउ वी रीच टू बिग टोटल 179। और फिर ऑफ कोर्स इंडिया के बॉलर्स ने बाकी काम किया, उनको बहुत जल्दी ऑल आउट कर दिया। तो मेरे सजेशन में इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। तो नेदरलैंड्स को तो हमारी बी टीम भी हरा सकती थी। तो अब हम अगर अपने तीसरे मैच की बात करेंगे, जो था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये एक्चुअली मैं बोल सकता हूं कि ये एक बराबर की टक्कर थी।
क्योंकि साउथ अफ्रीका भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और उनकी T20 साइड बहुत ही अच्छी है, बहुत पावरफुल हिटर्स है, उनके बॉलर वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स में आते हैं, टॉप रैंकिंग्स में आते हैं। और इंडिया भी ऑफ कोर्स उनके लेवल पे था, तो हमने सोचा था कि ये एक्चुअली इंडिया का टेस्ट है जिसमें इंडिया वुड प्रूव के बॉस हम लोग ये मैच जीतेंगे और हम लोग ये वर्ल्ड कप जीतने के कंटेंडर्स हैं। मगर जब मैच हुआ तो आप लोग सब जानते हैं कि हमारा पूरा बैटिंग लाइनअप फेल हुआ इनके अगेंस्ट में, इनके बॉलर के अगेंस्ट में। सिर्फ सूर्य कुमार यादव की एक अच्छी इनिंग थी जिसकी वजह से हम एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंचे। मैं इसको एक फाइटिंग टोटल भी नहीं कहूंगा। 133 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन ऑस्ट्रेलिया, ये टोटल तो मतलब आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट में पोस्ट कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे बॉलर्स आए, उन्होंने अर्ली विकेट्स निकाली मगर हम उस विकेट्स पे कैपिटलाइज नहीं कर पाए। आई वुड नॉट से कि ये कैप्टनसी का प्रॉब्लम था, मगर हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। स्पिनर्स में भी हमारे पास ऑप्शन थे अश्विन के। अश्विन मतलब मेरी नजर में ही इज नॉट अ T20 बॉलर राइट नाउ इन द करंट सिनेरियो। वो T20 बॉलर नहीं है, वो तो मुझे तो उनका वनडे में भी डाउटफुल लगती है उनकी जगह। तो T20 में उनको खिलाना मेरी समझ से बाहर है। ही इज रियली गुड एट टेस्ट, आई मीन लाइक नो डाउट अबाउट इट, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, आई विल नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम। मगर T20 वर्ल्ड कप में जब हमारे पास युजवेंद्र चहल है और दूसरे स्पिनर्स के ऑप्शन हैं, तब भी पे अश्विन का सिलेक्शन इस टीम में क्वेश्चनेबल है। स्पेल काफी एक्सपेंसिव रहा और ये मैच हम साउथ अफ्रीका से हार गए। सो जो हमारे लेवल की टीम थी साउथ अफ्रीका, जो हम लोग सब ने सोचा था कि हम साउथ अफ्रीका को टफ टाइम देंगे, तो टफ जीतने की बात तो दूर है, हम उन लोग को एक्चुअली टफ टाइम भी नहीं दे पाए। तो अब हम बात करेंगे टीम इंडिया के चौथे मैच के बारे में, जो था बांग्लादेश के अगेंस्ट में। इंडिया ने एक बहुत अच्छा टोटल पोस्ट किया, 186 लूजिंग 5 विकेट्स। बैटिंग अच्छी थी, हमारे ओपनर्स में से केएल राहुल ने 50 बनाया, देन स्काई की बैटिंग अच्छी थी, विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला। सो वी गॉट टू अ वेरी गुड टोटल। और हम लोगों को अगर हम बांग्लादेश से टीम इंडिया को कंपेयर करेंगे, ऑफ कोर्स बांग्लादेश में दे हैव गुड सेट ऑफ प्लेयर्स, शाकिबुल हसन वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर करंटली, उसके बाद से दे हैव अ गुड सेट ऑफ बॉलर्स, दे हैव प्रीटी वेल सेटल्ड बैट्समैन ऑल्सो। तो इंडिया का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी था और जब मैंने ये टोटल देखा तो हम सबको लग रहा था कि ये मैच इजीली हम जीत जाएंगे। मगर जब बांग्लादेश के ओपनर्स आए, उनको ये पता था कि उनको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल दे हैव टू स्टार्ट हिटिंग। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उनको बारिश की कंडीशन का भी अंदाजा था कि बारिश होने वाली है, एंड अगर वो स्टार्ट अच्छा करते हैं तो डकवर्थ लुइस के मेथड से दे वांटेड टू बी एट अ गुड पोजीशन कि जब ऐसा कुछ हो तो वो उनके फेवर में जाए, डकवर्थ लुइस मेथड उनके फेवर में जाए। तो इस हिसाब से वो आए थे, उनका माइंडसेट एकदम क्लियर था, दे हैव टू अटैक ईच एंड एवरी बॉलर, और वही वो कर रहे थे। सो लिटन दास वाज प्लेइंग अमेजिंगली। मैं तो मतलब शॉक में था कि आई मीन लाइक व्हाट इज ही डूइंग, ही इज प्लेइंग ऑल अराउंड द फील्ड। जहां पे भी बॉल अच्छी हो या बुरी हो, ही वाज जस्ट पुटिंग ऑल दोज बॉल्स अवे फॉर बाउंड्रीज। फिर ये मैच में एक और ट्विस्ट आया, बारिश हुई, मैच थोड़ी देर के लिए रुका। आई गेस दोनों टीम ने अपनी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की और जब वापस फील्ड में आए तो ऑफ कोर्स जब आप ब्रेक लेते हो, एट द स्टार्ट आपके तरफ पूरा मोमेंटम है, आई मीन लाइक यू आर हिटिंग ऑल द बॉलर्स अवे फॉर बाउंड्रीज। मगर जब ब्रेक मिलता है तो मोमेंटम टूटता है और वही हुआ लिटन दास के साथ भी। बांग्लादेश वापस से आई एंड देन केएल राहुल का वो जो थ्रो था, ओ माय गॉड, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उन्होंने डायरेक्ट थ्रो किया एंड विकेट पे लगा एंड लिटन दास रन आउट हुए, एंड देन उसके बाद से बांग्लादेश रिकवर ही नहीं कर पाया, वो कभी भी वापस मैच में आ ही नहीं पाए, एंड देन वी वॉन दैट मैच। और बात करेंगे टीम इंडिया के पांचवें मैच के बारे में, जो था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में। जिम्बाब्वे इज अ सरप्राइज पैकेज। हर एक आईसीसी टूर्नामेंट में वो बड़ी से बड़ी टीम को उन्होंने अपसेट किया है और अभी भी कर रहे हैं। और ये टूर्नामेंट में भी हमने देखा कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान को वो मैच 1 रन से हराया, दैट वाज अमेजिंग। किसी को भी नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच हारेगा। वो मैच उनकी झोली में था, मगर समहाउ वो 1 रन से जिम्बाब्वे जीत गया। एंड क्रेडिट गोज टू सिकंदर रजा, ही इज एन अमेजिंग प्लेयर। वो टीम के लिए हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं बॉल से,
बैट से, फील्डिंग से, हर तरह से वो टीम के लिए हर एक पोजीशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इंडिया को भी पता था कि ये मैच इजी नहीं होने वाला है, वो जिम्बाब्वे को इजीली नहीं ले सकते, लाइटली नहीं ले सकते। तो इंडिया ने इस मैच में पहले बैटिंग किया और बैटिंग करते हुए एक बड़ा टोटल रखा जिम्बाब्वे टीम के लिए 186 फॉर 5। बट सैड पार्ट, रोहित शर्मा नहीं चले। एक बार फिर से हमारा ओपनिंग पेयर फेल हुआ। एक टाइम था जब हम ओपनिंग के लिए जाने जाते थे, हमारा मिडिल ऑर्डर काफ़ी वीक था, मगर सूर्य कुमार यादव के आने के बाद हमारा मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्टेबल और स्ट्रांग दिखता है। एंड देन हार्दिक पांड्या ऑल्सो इंजरी के बाद से आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया उन्होंने और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। हर तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बॉलिंग से, बैटिंग से, ऑफ कोर्स फील्डिंग से, नो डाउट अबाउट इट। मगर हमारे ओपनिंग पेयर ने फिर से हमको डिसअपॉइंट किया, मगर ये मैच हम जीत गए और हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। फाइनली हम सेमीफाइनल में पहुंच गए एंड हर एक इंडियन की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मुझे लग रहा था हम इंग्लैंड को हरा देंगे। हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनसे, बॉलिंग में, बैटिंग में। विराट कोहली का जो फॉर्म चल रहा है, सूर्य कुमार यादव का जो फॉर्म चल रहा है, हार्दिक पांड्या का जो फॉर्म चल रहा है, मुझे लगा कि हम लोग ये मैच जीत रहे हैं एंड वी ऑल वर रेडी फॉर फाइनल्स अगेंस्ट पाकिस्तान। मगर जैसे इनिंग स्टार्ट हुई, हम टॉस हार गए थे और हमें बैटिंग के लिए बोला गया। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, हमारा ओपनिंग पेयर वापस से फेल हुआ। हमने जो पावर प्ले को जैसे कैपिटलाइज करना था उस हिसाब से नहीं किया। हम रन अ बॉल चल रहे थे, मतलब आई गेस आफ्टर 10 ओवर्स हम लोग 62 पे थे, विच वॉज लाइक नॉट अ गुड साइन फॉर T20 सेमीफाइनल। रोहित शर्मा फ्लॉप हो गए, केएल राहुल फ्लॉप हो गए, सूर्य कुमार यादव अच्छा खेल रहे थे मगर अनलकी थे ये मैच में, वो आउट हो गए। विराट कोहली भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए, मगर विराट कोहली से हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे। हर एक मैच में तो वो अकेला बंदा हमें मैच जिता के नहीं दे सकता है। तो उनसे तो कोई शिकायत है ही नहीं, शिकायत है केएल राहुल से, शिकायत है रोहित शर्मा से, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। मगर थैंक्स टू हार्दिक पांड्या हम एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच गए। तो हार्दिक पांड्या की बदौलत हम 168 तक पहुंच गए, एक रिस्पेक्टेबल टोटल। काफ़ी लोगों को ये एक फाइटिंग टोटल भी लग रहा था, कंसिडरिंग सेमीफाइनल मैच है, सामने वाली टीम पे भी प्रेशर होगा, मगर मेरे हिसाब से ये फाइटिंग टोटल नहीं था। जिस हिसाब की पिच थी, एकदम फ्लैट पिच थी, बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, तो एटलीस्ट हम लोग को 180-185 तक तो करना ही था। आइडियली वो पिच पे 200 भी हो सकता था जिस हिसाब से हमारी बैटिंग लाइनअप है, बट बिकॉज आवर बैट्समैन फेल्ड हम वहां तक नहीं पहुंच पाए और थैंक्स टू हार्दिक पांड्या हम 168 तक पहुंच गए। अब ये मैच को जीतने के लिए, 168 का टोटल डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट अ टीम लाइक इंग्लैंड, हमको एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी और हमारे बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया भी है। तो एक सिर्फ पावर प्ले में कुछ अर्ली विकेट्स अगर हमको मिल जाती तो हम शायद से ये मैच में बने रहते, मगर जिस हिसाब से जो अप्रोच था बटलर का, जो अप्रोच था एलेक्स हेल्स का, ओ माय गॉड, जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे थे, इट वाज अनबिलीवेबल। मतलब उन्होंने किसी भी बॉलर को बख्शा ही नहीं, आते साथ ही जो हिट करना शुरू किया, मुझे लग रहा था कि यार ये तो मैच 12-13 ओवर में ख़त्म कर देंगे, और ऑफ कोर्स मैच काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दिए। इतनी शर्मनाक हार हम लोग को मिली है। हार से प्रॉब्लम नहीं होता है, हार जीत तो लगी रहती है, मगर एक फाइटिंग स्पिरिट जो रहनी चाहिए हर एक मैच में, हर एक प्लेयर के पास, वो मुझे मिसिंग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम फाइट करने के मूड से आए नहीं है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल पूरा बॉडी लैंग्वेज, जो पूरी स्पिरिट थी, अप्रोच था, सब कुछ क्वेश्चनेबल था। एंड इंग्लैंड ने बहुत ही इजीली ये मैच हम लोग से जीत लिया। एंड जैसा आप लोग को पता है कि उन्होंने ये वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम बिकॉज दे डिजर्व। अगर हम ये पूरे टूर्नामेंट की हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे, हाइलाइट्स मतलब व्हाट वी डिड राइट एंड व्हाट वी डिड रॉन्ग, तो अगर आप देखेंगे तो हमने सिर्फ और सिर्फ छोटी टीम्स के अगेंस्ट में मैच जीता है। सबसे पहला मैच पाकिस्तान वाला, आई गेस लक हमारे साइड पे था और हमने वो मैच जीत लिया, वरना वो मैच हम हार चुके थे। उसके बाद से बात की जाए तो नेदरलैंड्स की मैच की, ऑफ कोर्स उनसे हारना तो बनता ही नहीं था, तो वो मैच हमने जीत लिया।
उसके बाद से हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वाले मैच की, जो हमको जीतना चाहिए था, जो हमारे लिए बराबर का टक्कर था, उससे मैच हम हार चुके। और उसके बाद से वापस से हम बांग्लादेश से वो मैच हम हार ही गए होते अगर वो बारिश नहीं होती। लिटन दास वाज अनस्टॉपेबल। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे फिर से जिम्बाब्वे वाले मैच की, तो जिम्बाब्वे से वापस से हम जीत के हमने 2 पॉइंट लिए और हम सेमीफाइनल में गए। मगर अगेन जब हमारे लेवल की टीम से हमारी फाइट थी, साउथ अफ्रीका देन इंग्लैंड, तो हम वो मैच हारे और बुरी तरीके से हारे। तो इससे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है टीम में। मुझे टीम का ओवरऑल जो अप्रोच लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव लग रहा है। हम बात करते हैं कि हम अग्रेसिव रहेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल। रोहित शर्मा भी काफ़ी बार उन्होंने इंटरव्यूज में कहा है कि उनका अप्रोच होता है कि पहली बॉल से अटैक करें। मगर हम सब ने देखा कि ये पूरे टूर्नामेंट में हमारा पावर प्ले यूटिलाइजेशन बहुत ही बेकार था। मतलब हम लोग पावर प्ले में 6 के रन रेट से 7 के रन रेट से हम स्कोर कर रहे थे, विच इज नॉट गुड कंसिडरिंग T20 क्रिकेट, जहाँ पे पावर प्ले और ओपनिंग पेयर आपको एक बेस देता है टीम को एक बड़ा टोटल रखने के। हमारी बॉलिंग में काफ़ी वीकनेसेस थी। ऑफ कोर्स जब बुमराह इंजर्ड हुए तो उनका रिप्लेसमेंट फाइंड करना तो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ही इज़ एट डिफरेंट लेवल। मगर हमारे बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अर्शदीप वाज अमेजिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जैसे उन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाया। और उसके साथ साथ भुवी उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया अपार्ट फ्रॉम दैट सेमीफाइनल अगेंस्ट द इंग्लैंड। तो फास्ट बॉलिंग वाज गुड। अगर हम जब बात करेंगे स्पिनर्स की तो क्वेश्चंस वहाँ पे आता है कि आपके साथ युजवेंद्र चहल हैं। आई मीन लाइक ही इज अ विकेट टेकिंग बॉलर इन T20। उन्होंने IPL में मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म किया है, टीम इंडिया के लिए भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उनको कई सारी पिचेस ऐसी थी जहाँ पे वो सूटेबल होते और वो विकेट लेते, मगर उनको एक चांस नहीं मिला, एक मैच में भी उनको नहीं खिलाया गया। तो मतलब फ़ायदा क्या हुआ? जो गलतियां हमने पिछले वर्ल्ड कप में की थी कि उनको सिलेक्ट नहीं किया था, और इस बार हमने सिर्फ सिलेक्ट किया मगर खिलाया नहीं। तो आई मीन लाइक इट इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर मी कि फ़र्क क्या पड़ता है? आपने सिलेक्ट कर लिया बिकॉज देयर वाज अ प्रेशर फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द फैंस एंड फ्रॉम क्रिकेट फ्रेटर्निटी, मगर आपने उन्हें एक चांस ही नहीं दिया और एक मौका नहीं दिया कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। आई फील बैड फॉर हिम। दूसरी बात रही बैटिंग को लेके। आई नो के दिनेश कार्तिक का रोल ये था कि वो एज अ फिनिशर आएंगे और एक हाई स्ट्राइक रेट से गेम फिनिश करके देंगे। उन्होंने वी ऑल नो दैट कि ही इज़ अ गुड सब कॉन्टिनेंट प्लेयर, मगर वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और जब उन्होंने एक दो मैच में परफॉर्म नहीं किया तो आई गेस ऋषभ पंत को एक मौका मिलना चाहिए था, बिकॉज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हम वो टेस्ट मैच सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भूल ही नहीं सकते हैं, जहां उन्होंने इंडिया को सिंगल हैंडेडली वो सीरीज जिताई थी। तो उनको भी मौका मिलना चाहिए था। आई गेस जो बंदे ने पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला, डायरेक्टली आपने उसको एक सेमीफाइनल मैच दे दिया, हाई प्रेशर मैच, तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी हमारी ये गलती हुई कि हमको ऋषभ पंत को थोड़ा पहले चांस देना चाहिए जब दिनेश कार्तिक परफॉर्म नहीं कर पा। थर्डली, दीपक हुडा का सिलेक्शन मेरे लिए हमेशा क्वेश्चनेबल रहा है। आई डोंट नो कि क्या सोचकर दीपक हुडा को सिलेक्ट किया गया था। एज फार एज आई हैव सीन हिम, ही इज अ ऑलराउंडर। अगर वो टीम में है तो ही नीड्स टू कंट्रीब्यूट विद बैट और बॉल, बोथ ऑफ देम। मगर जब भी इनको मौका मिला, इनको सिर्फ बैटिंग मिली है, वो भी आई गेस रॉन्ग पोजीशन पे, और उन्होंने कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। जब आप दीपक हुडा को खिला रहे हैं तो आप उनसे एटलीस्ट 1-2 ओवर्स तो करा ही सकते हैं। और ऐसा नहीं कि अगर दीपक हुडा को बॉलिंग मिलती तो 6 के 6 बॉल पे वो छक्के या चौके खा जाते। उन्होंने IPL में भी बॉलिंग की है एंड ही इज़ अ डिसेंट बॉलर। तो मुझे लगता है कि दीपक हुडा का सिलेक्शन सही नहीं था। अगर आपने उन्हें एज ए ऑलराउंडर सिलेक्ट किया था तो आपको उनको बॉलिंग देनी चाहिए थी, तो आपने उन्हें अंडर यूटिलाइज किया है पूरे टूर्नामेंट में। तो ये थी मेरी एनालिसिस टीम इंडिया के वर्ल्ड कप कैंपेन को लेके। ये मेरे पर्सनल एनालिसिस है, दिस इज़ व्हाट आई फील।
शायद आप लोग कुछ और फील करते होंगे, आप लोग के थॉट्स कुछ अलग होंगे इस पूरे टूर्नामेंट, इस पूरे कैंपेन को लेके। बस मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल हैं कि ऐसा क्या करें कि हम वापस से एक वर्ल्ड कप लेके आए। हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है, हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं, मगर हर बार हम लोग सेमीफाइनल से बाहर हो जा रहे हैं। आई गेस अगर हम इसी तरह चलते रहें तो साउथ अफ्रीका के बाद हमको भी चोकर्स का वो टैग लग जाएगा, विच ऑफ कोर्स हमें किसी को भी पसंद नहीं होगा कि इंडिया को कोई चोकर्स कहे, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी गुड टीम, अमेजिंग प्लेयर्स, एंड आई एम श्योर कि दे कैन टर्न थिंग्स अराउंड। बट स्टिल देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, काफी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या आईपीएल जिम्मेदार है ये इंडिया के परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि आईपीएल के टाइम पे सारे प्लेयर्स फिट होते हैं और पूरी की पूरी 15-16 मैच खेलते हैं, मगर उनको कोई इंजरी नहीं होती। जहां कोई आईसीसी इवेंट आता है उनको इंजरी हो जाती है और फिर वो अनअवेलेबल हो जाते हैं। लास्ट T20 वर्ल्ड कप हमने 2007 में जीता था धोनी की कैप्टेंसी में, और 2008 से आईपीएल शुरू हुआ है। तो सिंस 2008 हमने कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है T20, और हम काफ़ी बार हम नॉकआउट स्टेजेस में हम बाहर हो गए हैं हमारी परफॉर्मेंस को लेके। तो काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आईपीएल जिम्मेदार है। सेकंड क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा आजकल हो रहा है इज़ अबाउट कैप्टेंसी। विराट कोहली की कैप्टेंसी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा को कैप्टेंसी मिली है, एंड रोहित शर्मा इज अ ग्रेट प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट। T20 फॉर्मेट में उन्होंने मुंबई इंडियंस को काफ़ी ट्रॉफीज जिताई है। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन। मगर टीम इंडिया को लेके उनकी जो ये टूर्नामेंट में और एशिया कप में कैप्टेंसी रही है, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, कैप्टन चेंज होना चाहिए? हमारे पास दूसरे ऑप्शन क्या है? क्या हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाना चाहिए या कोई और कैंडिडेट अवेलेबल है कैप्टेंसी के लिए? थर्ड क्वेश्चन है कोचिंग को लेके। आई गेस राहुल द्रविड़, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। बहुत ही अमेजिंग प्लेयर रह चुके हैं अपने टाइम के। तो उनके कोचिंग टेक्निक्स पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं कि उनका टेक्निक्स बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। लाइक रवि शास्त्री के टाइम पे जब वो कोचिंग कर रहे थे, तो टीम इंडिया एक फियरलेस क्रिकेट खेलता था। दे वर लाइक ऑलवेज ऑन द अटैक मोड, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। मगर अब इंडिया काफ़ी डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहा है। और जो लास्ट सवाल है ये इट्स रिलेटेड टू शिखर धवन। मतलब शिखर धवन सिलेक्ट नहीं हुए ये वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए। तो कोई भी प्लेयर सिलेक्ट नहीं होता, उसका रीजन ये होता है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है या तो वो इंजर्ड है। शिखर धवन इंजर्ड नहीं कर रहे थे, उनको जब भी मौका मिला है उन्होंने डिसेंटली परफॉर्म किया है, और इसीलिए ये 50-50 जो अभी टीम अनाउंस हुई है न्यूजीलैंड टूर के लिए, उनको कैप्टन बनाया गया है। तो मतलब आप एक बंदे को कैप्टन बना रहे हैं मगर आप उसको टीम में नहीं ले रहे हैं। दूसरी जगह पे आप T20 में हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दे रहे हैं। तो देन जब कोई भी बायलैटरल बड़ी सीरीज हो रही है उसमें रोहित शर्मा कैप्टन है, कोई भी आईसीसी इवेंट है उसमें रोहित शर्मा कैप्टन है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही अजीब सा एक सिनेरियो बन गया है कि जहां पे कभी रोहित शर्मा कैप्टन होते हैं कोई टीम के, शिखर धवन कैप्टन होते हैं, वो कैप्टन है मगर उनकी टीम में जगह नहीं है। व्हाट्स गोइंग ऑन? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने सुने हैं काफी क्रिकेट एक्सपर्ट से। सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस अक्रॉस टू ऑल ऑफ यू। आपको ये क्वेश्चंस के बारे में क्या लगता है? आपको ये पूरी एनालिसिस के बारे में क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में आके यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑन दिस, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड और स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। आप बस सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।